चलिए इस वीडियो में देखते हैं उत्तराखंड पेपर 5th और 6th का जो कॉमन करंट अफेयर है। इसके एक्चुअल में 2 पार्ट हैं, एक तो आपको ये अभी मिल जाएगा, दूसरा आपको यूट्यूब पे वो पब्लिक रहेगा, वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, हम पेपर 3 उसमें आपका आईआर मीन्स सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट, ये टॉपिक है। इन टॉपिक को इस वीडियो के साथ ही देख लेंगे, ठीक है? और आपका पेपर 2 उसमें मुझे देखिए, मैंने आपको कुछ योजना कुरुक्षेत्र के आर्टिकल सेंड किए हैं, उसमें पंचायत और ये इस तरीके के काफ़ी आर्टिकल हैं। एक बार आप उसको पढ़ लेना, अदरवाइज उसको मैं भी डिस्कस करूँगा, बट वो यूट्यूब पे रहेगा, पब्लिक रहेगा। आपका देखिए अभी पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2, पेपर 3 यहाँ से ये सब हो जाएगा। पेपर 4 की मैंने आपको वीडियो शेयर की है। पेपर 5 में इकोनॉमी आपने देखी होगी, 5-6 में कॉमन, और आपका करंट, ठीक है? इसके बाद आपका कुछ नहीं बचता। अब थोड़ी क्वेरी थी कि करंट अफेयर करा दीजिए, तो एज सच देखिए करंट अलग से नहीं होता है। पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, नहीं पूछता है, और जो पूछेगा वो उसका कंटेक्स्ट अलग है, ठीक है? जैसे आपसे अर्थक्वेक पूछ लेगा, या फिर उसने पूछा कहीं पे क्लाउड बस्ट हुआ, तो वो ज्योग्राफी का एक स्टैटिक का पार्ट हो जाता है, उसमें ऐसा करंट अफेयर जैसा नहीं है, ठीक? देन पेपर 2 ये भी ऑलमोस्ट पूरा स्टैटिक है। एक दो टॉपिक हैं, कोई एक्ट अगर स्पेसिफिक पूछ ले तब वो करंट का है, उसको भी मैं पब्लिकली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे करंट में, ठीक है? पेपर 3 आपका ये हो गया। इसमें देखिए साइंस टेक, आपका डिजास्टर, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे करंट के ही टॉपिक हैं। जो भी मैंने आपको टॉपिक या ये चीज़ कराएंगे हम, वो सारे करंट के ही हैं, तो उसमें भी आपको नहीं सोचना है ज़्यादा। देन पेपर 4 तो स्टैटिक ही है, ये हो गया है पूरा। 5th 6th सारा स्टैटिक है, कुछ करंट पूछता है तो वो करंट अपना चल रहा है। तो अब आपको अपने अंदर थोड़ा सा ये ऐसा फोमो हटाना है कि हाँ कुछ मिसिंग है, सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं चला है या फिर नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपके पास पहुंच गई हैं। आप बस उसको रिवाइज करो, अच्छे से एग्जाम में लिख के आओ, ठीक है? बाकी जो भी और आपके डाउट होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रुप में शेयर कर सकते हो या फिर डीएम भी कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले जियोथर्मल पॉलिसी, इसके पूछने के चांस क्यों हैं? क्योंकि ये करंट में थी, प्लस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है? अब कोई भी पॉलिसी पूछ ले, इसके अलग कुछ भी पूछेगा पॉलिसी, तो मैं आपको कुछ एक चीज बताता हूँ। अगर वो पॉलिसी पूछता है, दूसरी तरफ कोई एक्ट पूछता है, तो एक्ट में क्या होगा ना, आपको कुछ चीजें वो प्रमोट कराएगा कि ये चीज प्रमोट करनी है, दूसरी कुछ कंट्रोल कराना है, और तीसरा आपसे पूछता है क्या, कोई भी एक्ट ऐसे ही बनता है कि कुछ चीजें प्रमोट होंगी, कुछ कंट्रोल होंगी और कुछ चीजें बैन होंगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है? तो उसमें कुछ प्रमोट होगा, वो जैसे लाइवलीहुड प्रमोट करने की बात करेंगे, कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे, तो ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं। कुछ कंट्रोल करेंगे कि हाँ कुछ स्पेसीज हैं जिसको आप काट सकते हो, कुछ को नहीं काट सकते हो, बाकी को आप बैन करोगे कि अगर आपने देवदार काटा है तो आपको इतने साल की सजा है, फाइन है, ये है, ठीक है? तो एक्ट में ये रहता है। तो अब आपसे अगर वो कुछ पूछ भी लेगा ना रैंडम, तो आप इसी लाइन पे एक एटलीस्ट आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तो आ गया है। ऐसी पॉलिसी में, ठीक है, पॉलिसी में वो जनरली प्रमोट करता है, नई नई चीज़ें प्रमोट करना, और पॉलिसी में सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पैसे की। आप किसी चीज़ को प्रमोट करोगे और दूसरी चीज़ बस पैसों की व्यवस्था करोगे, यही दो चीज़ों पे फोकस रहता है। और इसमें आप तीसरा ऐड कर सकते हो कि उसके जो प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, कि अच्छा लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा, लोकल डेवलपमेंट होगा, इस चीज़ को बढ़ावा, ये फ़ायदा होगा, ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद रख लो, पॉलिसी मतलब पीपीपी, प्रमोट करना है 2-3 पॉइंट, पैसे का इंतज़ाम करना है, और देन उससे क्या फ़ायदा होगा वो चीज़। एक्ट में भी ऐसा ही है, प्रमोट करना है लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रोल करना है और कुछ बैन करना है, ठीक?
तो ओवरऑल आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आया। अब ये पॉलिसी वगैरह तो ऐसा है कि कॉमन सी चीज़ें हैं। मेन चीज़ है कि आपको, या फिर जब आप एग्ज़ाम में पहुँचते हो और वो कुछ ऐसा पूछ लेता है कि आपको नहीं आता, तो वो फिर किसी को नहीं आता है जनरली। उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं होता। तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो भले ही वो पढ़ के नहीं गए हों, लेकिन उनको वो चीज़ वहाँ पे तैयार करके लिखनी आती है। आप, अब हो सकता है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, उतनी अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आप इस तरीके से जाओगे, रेडीमेड तरीके से जाओगे, तो आप आराम से वहाँ पे मैनेज कर लोगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोथर्मल पॉलिसी से। जियोथर्मल का ये मीनिंग है, ठीक है? तो ये तो आप जैसे वहाँ पे अगर कुछ पूछता भी है, और जियोथर्मल, हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है? और ये सब जैसे आपका सोलर पॉलिसी पूछ लेता है, तो आपने, अच्छा हाँ, जैसे सोलर पॉलिसी है वो हम देखेंगे अभी। आपका जो जीएस पेपर 3 है, उसमें जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है, उसको आज ही पूरा करेंगे और उसमें देख लेंगे, ठीक है? वो सारी करंट अफेयर का पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है मैंने। अब देखिए, जो भी पॉलिसी पूछेगा, आपको अगर उसका इंट्रोडक्शन नहीं आता है, तो आप सीधे पंचामृत टारगेट से स्टार्ट कर सकते हो। जो पंचामृत टारगेट है, आप लिख सकते हो कि अंडर पंचामृत टारगेट इंडिया इज कमिटेड टू जनरेट 50% of its energy from non-fossil fuel by 2030, 30-40 जो भी है, ठीक है? उस तरीके से फिर आप आगे लिख सकते हो कि जियोथर्मल पॉलिसी इज अ स्टेप इन सच डायरेक्शन, या फिर उसी तरीके से आप जो भी, मीन्स जो भी कंटेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन का, वहां से लिख सकते हैं उसको। ठीक। तो इंट्रोडक्शन वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कैसे लिखते हो। अब देखिए, आपको सबसे पहले अगर उत्तराखंड में अभी जियोथर्मल एनर्जी का उतना कुछ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है, कुछ ऐसी ज़्यादा जांच वगैरह नहीं हुई है। साइट्स का भी, पोटेंशियल साइट्स पता है, लेकिन अभी इस पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप पहचान करोगे कि वो साइट्स कहाँ पे है, पोटेंशियल साइट्स कहाँ पे है, जहाँ पे हम जियोथर्मल प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कहीं पे हॉट स्प्रिंग है, मीन्स नीचे से जैसे पानी आता है, वो गर्म पानी निकलता है, तो उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका, ठीक? तो इसी तरीके के होते हैं हॉट स्प्रिंग। तो पहले हमें पहचान करनी है ऐसी साइट्स की। चलिए, आपको पहचान हो गई है, मिल गई हैं, 2 साइट्स मिली हैं, एक चमोली में, एक उत्तरकाशी में। अभी मिली नहीं है, हम अभी एक्सप्लोरेशन हमें करनी है चमोली, उत्तरकाशी में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि उत्तरकाशी और चमोली, दूसरा पॉइंट ये कि इधर हम थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ोर देंगे। तो पहला आप पहचान करोगे पूरे उत्तराखंड में, फिर आपको ये मिल गई हैं, ठीक? उसके बाद आप क्या करोगे? अब आप थोड़ा पैसों की व्यवस्था करने की कोशिश करोगे। इसमें मैंने आपसे बोला था पीपीपी, तो पहला पी तो हो गया, दूसरा पी मतलब पैसा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आओगे, सरकार के अलग-अलग मॉडल का आप यूटिलाइज़ेशन करोगे, ठीक? फिर सरकार भी क्या करेगी कि जल्दी से अप्रूवल देगी, सिंगल विंडो क्लीयरेंस देगी, ताकि जो इन्वेस्टर है, उसको इश्यू ना फेस करने पड़े, डायरेक्ट वो आए, इन्वेस्ट करे और जो भी उसको एनर्जी जनरेट करनी है, वो करे, ठीक? इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हो। अब तीसरा जो पी था हमारा, कि उससे फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफ़िट क्या होगा? तो जो लोकल एनवायरनमेंट है, जो लोकल यूथ है, जो लोकल इकोलॉजी है, उसके साथ हम एक तरह से कोहेरेंस बना पाएँगे, या फिर सस्टेनेबिलिटी बिठा पाएँगे, ठीक? तो इन पीपीपी से पॉलिसी याद होगी। ज़्यादा फैक्ट के इसमें चक्कर में पड़ोगे तो कुछ काम नहीं आएगा, और सबसे पहले वो फैक्ट ही दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि एक पॉलिसी नहीं है, बहुत सारी आएँगी। उसमें फिर आपस में वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा है, एक अपना ये थंब रूल बना लो और इसके बेस पे सारी चीज़ें तैयार करो। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, हरित ऊर्जा है, तो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो आप लिखोगे ही। अब ऊर्जा जनरेट होगी है तो आपको पावर भी मिलेगी, ठीक है? तो 24/7 पावर मिल जाएगी। अब पावर मिली है और आपकी अच्छी एनर्जी, क्लीन एनर्जी आपको मिल रही है। अब उससे क्या होगा? जो वहाँ पे जनरेशन स्टार्ट हुआ एनर्जी का, तो छोटी-मोटी इंडस्ट्रियल यूनिट आके लग जाएँगी, उद्योग लग जाएँगे। तो ये फ़ायदा, उद्योग लगेंगे,
और जो रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट्स वगैरह कंपोनेंट्स का कोई काम करता है तो उसको भी वहाँ पे रोजगार मिलेगा, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ है लोकल एम्प्लॉयमेंट, ये है। और इन सब से टूरिज्म को तो बूस्ट मिलता ही, ऑब्वियसली हर चीज उत्तराखंड में टूरिज्म से आके कनेक्ट हो जाती है। एट द एंड इट हेल्प हिमालयन सस्टेनेबिलिटी। तो अब आप इस थ्योरी को सोचो, मत पढ़ो इसको, आप बस समझो कि ये क्या है। एक पॉलिसी है, उसका फायदा आपको गिनाना है, तो क्या फायदा होगा। तो सिंपल सा है, रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, एनर्जी होगी तो 24/7 सप्लाई हो पाएगी, सप्लाई होगी तो इंडस्ट्रियल यूनिट लगेगी, वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, हिमालयन इकोलॉजी को फायदा होगा, तो ये सब रहेंगे। चैलेंजेस, ऑलमोस्ट जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे सोलर हो, विंड हो, इन सब में ये लगभग कॉमन सी चैलेंज है कि इनिशियल कॉस्ट सबकी ज़्यादा है। आप एक सोलर का प्लांट लगाते हो अभी घर पे, अपने घर पे ही सोचो, आप आपको लगवाना है, तो आपको पता है कि इससे फ़ायदा होगा। हाँ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है या फिर जो बिल आता है वो भी कम होगा, सब चीज़ों का फ़ायदा है। लेकिन ये सोलर पैनल इतना महंगा है, इतना बड़ा है कि आप लगा नहीं पाते हो, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो महंगी रहती है, उस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी को थोड़ा सा पुश नहीं मिल पाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप ईवी, आप कोई सी भी अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने चले जाओ, ठीक है, अगर वो पेट्रोल की गाड़ी है तो सपोज आपको 10 लाख में मिल रही है, ईवी आपको लगभग 15 में मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट अभी ज़्यादा है, इस पे R&D हो रहा है, रिसर्च चल रही है। सरकार जिस दिन इसको ऊपर, ये पेट्रोल 10 की है और इसको भी लगभग 10 की ले आएगी, तो लोग बहुत ईजिली स्विच कर जाएंगे यहाँ पे। अभी स्विच करने में इशू रहता है 5 लाख रुपए का, कि यार 5 लाख रुपए का पेट्रोल मैं आराम से 5 साल 6 साल तक चला सकता हूँ, तो फिर ईवी क्यों लेनी है। तो लगभग वही चीज़ है। दूसरा, फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी है, तो वहाँ की जो इकोलॉजी है उसके लिए थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि आप वहाँ पे काम होगा तो ऑब्वियसली जो डिस्टरबेंस होगी वहाँ की इकोलॉजी के लिए। ठीक, कुछ लोकेशन रिमोट है, हॉट स्प्रिंग आर इन डिफिकल्ट टेरेन, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट राइज। अब कहीं पे एकदम रिमोट एरिया में, कहीं सुदूर एरिया में, यहाँ पे सपोज कुछ मिल भी जाती है साइट आपको, तो वहाँ पे सामान पहुँचाने में, लॉजिस्टिक में, लेबर में, इन सब में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत पैसा भी लगता है। और फिर आपको पूरा काम, मीन्स कॉस्ट उसमें ऑब्वियसली बढ़ ही जाती है। आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली अभी हम देवप्रयाग से आ रहे थे, ठीक है, वहाँ से ये था कि ऋषिकेश 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, 1.5 घंटे में। लेकिन हुआ क्या, रास्ते में वहाँ पे क्योंकि शाम हो गई थी, तो एक कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम चल रहा था, हो सकता है कि लेबर को भी फिर जाना हो, क्योंकि विजिबिलिटी की उनको भी प्रॉब्लम होगी, तो वो पहले उस काम को पूरा करने लगे, उन्होंने पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। लगभग 1 से 1.25 घंटे तक ट्रैफिक पूरा जाम रहा, लंबी लाइन वहाँ पे गाड़ियों की लगी। तो उससे क्या हुआ, हमारे लिए तो कुछ नहीं, हम आ गए, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल हैं, अब किसी का सामान रखा हुआ है उसमें, तो वो लेट हुआ। ठीक, रेफ्रिजरेटेड तो वैन वहाँ पे इतनी नहीं चलती है, तो कुछ पेरिशेबल कमोडिटी होगी तो वो ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पा रही है ऊपर तक, या फिर टाइमली नहीं पहुँच पा रही है। तो ये आर्टिफिशियली एक तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या फिर जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही रेगुलेटरी और सेफ्टी कंसर्न, हमें थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह बनाने होंगे। ठीक, और लोकल कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसको एक्सेप्टेंस कराना होगा। ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे लोग ट्रस्ट करें, थोड़ा सा इनिशियली टफ रहता है, फिर बाद में हो जाता है। अब ये आपका देखिए, जियोथर्मल पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, इसमें आपको ऐसा नहीं कि कुछ इसमें रटना पड़ा, समझ, एक दो बार समझ लिया आपने, पूछेगा आपसे कुछ भी तो आपने इंट्रोड्यूस किया, एक डायग्राम आपने ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद इसके 2 3 4 5 जितने भी ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, 4 से लिख लेना, 5 लिख लेना। ठीक, देन आपको उसके चैलेंजेस पूछता है या फिर बेनिफिट पूछता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको इसमें कराई हुई है, जो भी पूछेगा आप लिख लेना। ठीक है, राधा बहन भट्ट, अब देखिए इनको अभी एक
प्राइज़ मिला है और पिछले लगभग ये 8 से 10 महीनों में 5 से 6 बार न्यूज़ में थी, ठीक है? तो उसी के बेस पे इनको मैंने रखा है करंट अफ़ेयर में। इनके बारे में कुछ नहीं है, सिंपली आपने एक एक तरह से इनकी समरी है, इसको पढ़ लेना। कुछ पूछा जाएगा तो कम नंबर में ही पूछा जाएगा, 4 या 5 4 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो वहाँ से इसको कर लेना बस, ठीक है? बस कुछ नहीं इनके बारे में 4-5 पॉइंट कि इन्होंने क्या काम किया है, गांधीनियन थी, सोशल वर्कर थी, ठीक है? इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी, ठीक है? ये सब है इसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रीडिंग लगाओगे, उसमें से 5 पॉइंट निकाल लेना आपको जो भी लिखना है, बस वही इनके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट है हरेला। हरेला इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके चांस मेरे हिसाब से ठीक-ठाक हैं कि वो पूछेगा आपसे। 4 स्टार इसको देते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एग्रो इकोलॉजिकल फेस्टिवल है उत्तराखंड का। मेनली कुमाऊँ रीजन में ये सेलिब्रेट होता है, ठीक? हमारे जो सीएम साहब थे, वो काफ़ी इसमें बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट किए, ठीक है? तो उस वजह से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, प्लस वो हो सकता है कुमाऊँ से ही हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। जो भी हो, लेकिन हाँ, ये आपके एग्ज़ाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी ठीक-ठाक है। साल में वैसे तो 3 बार इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जुलाई जब बरसात का दिन होता है, ठीक है? या टाइम होता है, रेनफॉल का या रेनी सीज़न होता है, उस टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्या होता है इसमें? एक तो ये मॉनसून जब आपका आता है, तो अराइवल ऑफ मॉनसून को भी सेलिब्रेट करने के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है? इस टाइम पे आ जाता है जुलाई में। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि देखिए नेचुरल वर्शिप है, जो भगवान शिव और पार्वती हैं, उनकी जो डिवाइन मैरिज है, उससे एसोसिएट करते हैं और ये एक सिंबलाइज़ करते हैं रिन्यूएबिलिटी, फर्टिलिटी और गुड हार्वेस्ट। जो भी फसल लगाते हैं उसका हार्वेस्ट अच्छा हो, फर्टिलिटी, उत्पादकता, सॉइल वो अच्छी रहे, ठीक है? और एक नएपन का, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, तो उसका भी ये एक तरह से वेलकम किया जाता है। इसका एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है? मेन आपका यहाँ से पूछ सकता है, मीन्स पूछेगा तो आपसे एज़ सच हरेला ही, उसमें आप एनवायरमेंटल इस वाले पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस रखना कि हरेला हैज़ बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंज़र्वेशन मूवमेंट इन उत्तराखंड। मास ट्री प्लांटेशन होता है ड्यूरिंग हरेला। इवन 23-24 में ही लगभग 1.5 से 2 करोड़, इस बार 2 करोड़ से ज़्यादा लगभग सैपलिंग लगाए गए हैं, जो प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं, ताकि अब आपने पौधा लगाया छोटा, अब रेनफॉल 3 महीने रहेगी, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, क्योंकि सनलाइट भी रहती है, तो इसके ग्रो होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आपकी जो ग्रीन इकोलॉजी है, उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। सोशल इम्पोर्टेंस भी है इसका। अब 1-2 तो लोग लगाएँगे नहीं, पूरी कम्युनिटी लगाएगी, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यूनिटी, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, उन सबको बढ़ावा देता है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए, ये तो आपके हैं ही सारे चैलेंजेस और ये सब। आप इसको यूज़ करना कहीं पे एग्ज़ाम्पल में, ठीक? किसी भी पॉइंट पे एज़ एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर सकते हो। आपसे पूछता है सपोज़ कि उत्तराखंड की जो एक तरह से ट्रेडिशन है या कल्चर पूछ लेते हैं आपसे, वो किस तरह से एनवायरनमेंट से मेल खाती है। कुछ इस तरीके से, मीन्स कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे रैंडम अभी याद नहीं है। तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे में कहीं पे एज़ एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हो, एनवायरनमेंट में आप कर सकते हो, ठीक है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तो स्पेसिफिक नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन सब की कम्युनिटी ड्राइव, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, मास पार्टिसिपेशन में, जन भागीदारी में, कि जहाँ पे आपको जन भागीदारी एक आंदोलन खड़ा करना है पॉजिटिवली, तो आप इन सबको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? देन नंदा देवी राज यात्रा, इसके तो 5 स्टार चांस हैं, क्योंकि ये 12 साल में होता है और शायद 2026 में इस बार ये फिर से यात्रा निकलने वाली है। तो आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने से पहले आपको एक वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है? कोई भी 5 से 6 मिनट की वीडियो देखना और उसके बाद इस कंटेंट को पढ़ना, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। इसको मैं अगर समझाऊँ तो समझाने का तो ऐसा कोई मतलब नहीं, आप इसको बस देख लेना, आपको
थोड़ा-सा डीपली वो चीज़ समझ में आ जाएगी और रिटेंशन पावर भी आपकी बढ़ेगी। उसके बाद इसको पढ़ लेना, पॉइंट्स यहाँ से ले लेना, ठीक है? चलिए, महिला सारथी योजना एक वीमेन एम्पावरमेंट लाइवलीहुड स्कीम है, ठीक है? इसमें क्या है कि वीमेन को ड्राइवर की ट्रेनिंग देना। तो ऑब्वियसली अब महिलाओं का एक तरह से अगर वो ड्राइवर बन जाएँगी, तो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, ठीक है? जो सेफ्टी का इश्यू रहता है, वीमेन सेफ्टी, वो कम हो जाएगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है? और एक जेंडर इकोनॉमी, इस तरीके के कॉमन से पॉइंट हैं, आप इनको यूज़ करके लिख सकते हो। बाकी अगर स्पेसिफिक इसकी बात करें तो इंक्रीज वीमेन पार्टिसिपेशन, क्रिएट सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, तो जो बोला है लगभग उसी के आसपास ये पॉइंट रहते हैं। सस्टेनेबल इनकम अपॉर्चुनिटी टू वीमेन स्पेशली इन हिली डिस्ट्रिक्ट, तो ये लोकल एम्प्लॉयमेंट यही हुआ। इसके लिए आपको क्या करा जाएगा कि आपको देखिए प्रमोट करना है किन चीज़ों में, कि आप डीएल ड्राइविंग लाइसेंस इजीली ले पाएँ, आपको ट्रेनिंग मिल पाए, ठीक? आपको अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, पैसा, वो भी दी जाए। तो आप देखो पॉलिसी और स्कीम आपको लगभग ये सेम सी चीज़ लग रही है, तो उसमें क्या कर रहे हैं आपसे, कुछ प्रमोट कर रहे हैं, फिर पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं आपके लिए और उसका फ़ायदा गिनवा रहे हैं, ठीक है? प्रॉफ़िट, तो प्रमोट कैसे कि आपको डीएल देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको ये देंगे, ठीक है? पैसा, आपको सब्सिडी देंगे, आपको ग्रांट प्रोवाइड करेंगे और इससे फ़ायदा क्या होगा? बेनिफिट क्या होंगे या प्रॉफ़िट क्या होगा? तो भाई लोकल एम्प्लॉयमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, दैट्स इट, ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी स्कीम को, पॉलिसी को ऐसे ही डिकोड करके पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। अब ये टारगेटेड बेनिफिशियरी ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ वीमेन है तो वीमेन रहेंगी और वीमेन में भी अगर विडोज़ हैं तो उनको प्रेफ़रेंस, फिर सिंगल वीमेन है उनको भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जो रिमोट माउंटेन रीजन की हैं, सपोज़ पहाड़ में हैं, तो उनको ज़्यादा एक तरह से प्रेफ़रेंस दी जाएगी, ठीक है? चलिए, बेनिफिट मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं, दैट्स इट। चैलेंज तो देखिए स्कीम के एज़ सच नहीं ही होते, क्योंकि सरकार जितनी भी पॉलिसी लेके आती है, ये लेके आती है, वो पॉज़िटिव बातें करती हैं। फिर भी अब उत्तराखंड है, तो यहाँ पे कुछ आप चैलेंजेस कॉमन से रख सकते हो कि सोशल रेजिस्टेंस टू वीमेन, हाई ऑल्टीट्यूड, रोड रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, नीड फॉर मोर व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट। तो वही चीज़ है ये, मीन्स ओवर स्ट्रेच करके बाल की खाल निकाल के ये पॉइंट बनाए गए हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए, फर्स्ट एवर टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट, अब इस पे तो चांस कम है पूछने के। अब टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी, इस पे एज सच आपसे क्वेश्चन पूछेगा मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको क्या करना है, इससे एक तो डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए ये आपकी एक कैरिंग कैपेसिटी है कि यहाँ तक बियर कर सकती है, इसके ऊपर उत्तराखंड लोगों को बियर नहीं कर सकता है, या फिर उत्तराखंड, अब जो भी आपको कंटेक्स्ट आए, तो ये इसकी लिमिटेशन है या लिमिट है। इसके ऊपर अगर आप जाते हो, ठीक है, ऊपर जाते हो, तो फिर आप डिज़ास्टर या फिर अनसस्टेनेबल बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हो। ये अनसस्टेनेबल है। ये किसी भी कंटेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो कि देखिए ये रिसोर्स है, ये पॉपुलेशन हो जाएगी, तो क्राइसिस आ जाएगा। माल्थस भी यही बोलते हैं, ठीक? इसी तरीके से कुछ भी है, आप बस उसको इन 2 के कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉ कर सकते हो कि ये आपकी कैरिंग कैपेसिटी है, ये वाली लाइन। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी जो फाइंडिंग्स है, ये फाइंडिंग आप अपने एसे में, किसी भी एग्ज़ाम्पल में अच्छे से यूज़ कर सकते हो। क्या है? पहला पॉइंट, 4 धाम, पिल्ग्रिमेज इनफ्लो टू केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो 4 धाम हैं, वहाँ पे लगभग 30 से 40% क्रॉस हो जाता है, जो कि अबव सेफ इकोलॉजिकल लिमिट है पीक सीज़न में। इसको आपने याद रखना है, 4 धाम पे पूछ ले कभी क्वेश्चन, तो ये आपको मेंशन करना है कि एज़ पर उत्तराखंड टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट 2024-25,
पिलग्रिमेज इनफ्लो, इस बात को आप लिख सकते हो या अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको इसको कोट ज़रूर करना है, ठीक? ऐसे ही कुछ हिल टाउन हैं जो अपनी सैचुरेशन में पहुँच गए, जैसे नैनीताल, आप देखो विंटर में पूरा जैम पैक्ड हो जाता है, एंट्री ही बंद कर देते हैं। मसूरी का भी यही हाल है। ओली, चोपटा, यहाँ सब जो उसकी लिमिटेशन है कि भाई 10 गाड़ी खड़ी होने की पार्किंग है, अब 50 गाड़ी आ जाएँगी तो कहाँ आप पार्क करोगे? आप रोड के आस-पास लगाओगे। अब रोड के आस-पास लगाओगे तो जो गाड़ी ईज़िली यहाँ से निकल सकती थी, वो नहीं निकल पाएगी। तो ट्रैफ़िक कंजेशन और मीन्स उससे क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है। इसलिए जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है कि भाई 10 की पार्किंग की जगह है, तो बस 10 ही कार अंदर जानी है, अदरवाइज़ सबको रोक देते हैं, ठीक? तो उससे क्या है, अब ज़्यादा लोग अंदर जाते हैं या फिर नैनीताल ही पहुँच जाते हैं सपोज़, तो उसमें फिर वेस्ट जनरेशन भी ज़्यादा होगा और जो वहाँ की लोकल इकोलॉजी है कि भाई इतने लोगों का ही वो वेट झेल सकती है, उससे ज़्यादा जाएँगे तो ऑब्वियसली वहाँ की इकोलॉजी को हार्म करेंगे ही करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल नैनीताल लेक बेसिन एंड रोड रूटीनली एक्सीड्स सेफ कैरिंग कैपेसिटी ऑन वीकेंड। अब वीकेंड पे दिल्ली से और आस-पास के रीजन से सैटरडे संडे लोग आ जाते हैं 2 दिन घूमने के लिए। आप देखो पूरा पार्किंग नहीं मिलती है वहाँ पे, ठीक? ऐसे ही वेस्ट जनरेशन, many tourist town produce 2 to 3 times more waste during peak month than the local municipal system प्रोसेस, जो मतलब वहाँ का जो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर जो भी सिस्टम है, वो जितना उसको प्रोसेस कर पाता है, उसका उपचार कर पाता है, उससे ज़्यादा वहाँ पे जनरेट हो जाता है, तो वो पड़ा रहता है कचरे का ढेर, ठीक है? तो ये कॉमन सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको कैरिंग कैपेसिटी में आप यूज़ कर सकते हो अलग-अलग जगह पर। डिज़ास्टर से पूछेगा तो इसको याद रखो। ओवरलोडिंग ऑन फ्रेजाइल स्लोप, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन एंड रोड एक्सपेंशन हैव इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और सिंकिंग। तो डिज़ास्टर में यूज़ कर लो। पानी में पूछेगा तो पानी का ये पॉइंट यूज़ करो, ठीक है? इकोलॉजी का पूछ लेता है स्पेसिफिक तो इकोलॉजी का यूज़ कर लो। ट्रैफिक का पूछेगा इंफ्रा का ये यूज़ करो, ठीक है? पिलग्रिमेज पे पूछ लेगा तो आप इसको यूज़ कर लेना, ठीक है? तो एक असेसमेंट है, इसमें से आप ये अलग-अलग पॉइंट 9 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं, अपने सिलेबस में जो भी आपने अब पढ़ा होगा, सपोज़ उत्तराखंड में वाटर क्राइसिस पे कुछ पढ़ा है, तो वाटर का पॉइंट एक यहाँ से डेटा उठा लो, ठीक? ऐसे ही आपने डिज़ास्टर पे कुछ पढ़ा है उत्तराखंड के, तो डिज़ास्टर का उठा लो, इसको मेंशन करके ही आना है आपको। ये मस्ट है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, एक एज देगा। मेंशन भी करके आना कि उत्तराखंड टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट, उसका ये अनुमान है, ठीक? इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। देन उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी। अब पॉलिसी है, पॉलिसी मीन्स पीपीपी। अब आप सोचो इसमें क्या होगा? पहला, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप इन उत्तराखंड। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमें जो नंबर है स्टार्टअप के, नंबर बढ़ाने हैं। अब नंबर कैसे बढ़ेंगे कि जो यूथ हैं, वीमेन हैं या अलग-अलग लोग हैं, उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रमोट करें कि भई आइए आप स्टार्टअप कीजिए। तो नंबर बढ़ाने हैं, उस नंबर को बढ़ाने के लिए आप लोगों को बढ़ाओगे, ठीक? फिर पैसा, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करोगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आओगे और जॉब अपॉर्च्युनिटी इन सबको क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो इन 3 पी से आपका ये सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है? यहाँ तक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस इवन स्टार्टअप पॉलिसी भी आपकी सोचो हो गई है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट रहते हैं जो स्पेसिफिक याद रखने हैं, 1 या 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं। डेटा में पहला कि टारगेट है 5,000 स्टार्टअप बाय 2030, 2030, 2030। अब इसको आपने याद रखना है। इस डेटा को कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रख लो, 20 + 30 कितना हुआ? 50। तो अब इसमें ऐसे ही याद रख लो कि 5,000 स्टार्टअप हमें बढ़ाने हैं, उसमें हम पैसे की व्यवस्था रखेंगे, कुछ अलाउंस देंगे, कुछ सीड फंडिंग देंगे। तो ये एक पॉइंट में ही आपकी समरी हो जाएगी। पहला पॉइंट ये लिख देना, दूसरा ये, ठीक? वीमेन लेड स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे। तो वो तो आपकी देखिए, ये जो प्रमोट वाली बात थी कि आप नंबर बढ़ाओगे, आप प्रमोट करोगे, उसमें आप वीमेन स्टार्टअप को ज़्यादा प्रमोट करोगे, ऐसा लिख सकते हो। पैसे में फाइनेंशियल असिस्टेंस तो है ही, उसमें अब आप ये लिख दो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, सीड फंडिंग, क्योंकि ये कीवर्ड है, सीड फंडिंग,
स्पेशल इंसेंटिव टू हिली रीजन। तो कुछ नहीं है, वही बात है, आप बस उसको एक अच्छे कीवर्ड्स में लिख रहे हो, दैट्स इट। एक डेटा बता रहा हूँ आपसे, 5,000 स्टार्टअप, बस। ठीक। तो इसी से आपकी पूरी पॉलिसी हो जाएगी। पूछेगा चैलेंजेस, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली स्किल्ड मैन पावर, डिजिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी का इशू है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम आती है, जो स्टार्टअप है उसको आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ पे मार्केट उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, और हिली रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंक्यूबेशन फैसिलिटी नहीं है। देखिए कुछ चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशन पूछेगा तो यही है कि आप ट्रेनिंग दीजिए, स्किल दीजिए, एम्पावरमेंट कीजिए। तो वही सब कॉमन सी पॉइंट रहेंगे। ठीक है। इको सेंसिटिव जोन पॉलिसी, तो इसमें देखिए सिंपल वही चीज़ है कि कुछ प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे कि हमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने हैं, इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, क्या काम करेंगे, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करेंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक चीज़ें कि बैन ऑन न्यू कमर्शियल रिजॉर्ट, जो बड़े बड़े नए नए रिजॉर्ट बनेंगे उसको हम इको सेंसिटिव जोन में बैन करेंगे। रेगुलेशन करेंगे किस चीज़ का, ओनली स्मॉल इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर अलाउड, नो कंक्रीट होटल। जैसे मोहन रेंज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउड ओनली बैम्बू बेस्ड होम स्टे, नॉट सीमेंटेड होटल्स। देन बैन ऑन माइनिंग, तो देखिए मैंने आपको जो एक्ट में बताया था, यहाँ पे आप एक्ट की कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हो। ऑल्दो ये पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी भी एक तरह से बैक्ड बाई एक्ट है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन किसके अंडर आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसमें देखिए आपको कुछ प्रमोट कर रहे हैं, कुछ को कंट्रोल करेंगे कि हाँ ठीक है आप करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा, और बाकी सबको बैन करेंगे। तो प्रमोट किसको कर रहे हैं, कोई ऐसी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। कंट्रोल किसको करेंगे, होटल इंडस्ट्री को। बैन कर रहे हैं माइनिंग को, स्टोन क्रशर को। ठीक है। इको टूरिज्म थ्रो होम स्टे, इसको प्रमोट करेंगे। तो जो प्रमोट वाले हैं वो एक तरफ लिख लो, जो कंट्रोल वाले हैं वो एक दो पॉइंट एक साइड, और जो बैन है वो एक साइड। ठीक है। बैन में ही आपको फाइन वगैरह भी आ जाएगा। चलिए चैलेंजेस की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद रिजॉर्ट लॉबी, तो जो रिजॉर्ट बनाने वाले हैं उनकी अपनी एक लॉबी है। अब पॉलिटिकल स्पेयर में तो वो एक तरह से काम करती ही है, तो उसका प्रेशर थोड़ा सा रहता है। लाइवलीहुड के भी कंसर्न रहते हैं, जैसे सैंड माइनिंग बैन इन ढेला बेल्ट अफेक्टेड डेली वेजेस, मीन्स ढेला तो एक ये इधर काशीपुर में भी है, काशीपुर में। मीन्स अगर आप रेत जैसे उसकी खनन होता है, माइनिंग होती है, अगर आप उसको बैन कर देते हो, जो कि चलिए ठीक बात है, लेकिन वहाँ के जो डेली वेजेस थे, जो वर्कर उससे जुड़े हुए थे, उनका काम थोड़ा सा खत्म हो जाता है। एक ट्रैक्टर के साथ जो ट्रॉली चलती है, 5,000 के समथिंग सेंड पे मिलते हैं। ठीक। कितना भी आप इनपुट कॉस्ट लगा लो, एक लेबर या फिर दो लेबर पूरी ट्रॉली को इसको भर देते हैं। 500 रुपये आपने उनको दिए, 1,000 रुपये आपने उनको पे किए, 500 रुपये का आपका तेल लगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो 1,500 रुपये, चलिए 2,000 लगा लेते हैं, तो 3,000 रुपये पर ट्रॉली या ट्रैक्टर ट्रॉली बचते हैं, एज पर एस्टिमेट। ठीक है, किसी ने पर्सनली बताया था, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और डेली में ऐसे नहीं कि आपको एक ही बार आप भर सकते हो, आप 2 चक्कर लगाओ, 3 लगाओ। ठीक है, तो उससे आपके देखिए 9-10 हज़ार रुपये पर डे मिल जाते हैं, और जो लेबर है उसको भी फ़ायदा होता है, जो ट्रांसपोर्ट में जो ड्राइवर जा रहे होंगे उनको फ़ायदा है। तो ऑल्दो इकोलॉजी के लिए नुकसान है, लेकिन चैलेंजेस में तो यही सब लिखना होता है। एनफोर्सिबिलिटी की डिफ़िकल्टी है कि इतने सारे विलेजेस हैं आसपास में, उसको मॉनिटर करना थोड़ा सा टफ है, और फॉरेस्ट के पास उतना स्टाफ है नहीं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अक्सर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका इको सेंसिटिव जोन पॉलिसी उत्तराखंड, स्पेसिफिक टू कॉर्बेट और राजा जी। अब देखिए आपसे ये नहीं पूछता है, पॉलिसी नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है किसी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, किसी नेशनल पार्क के बारे में, कि इसका क्या रोल है और क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस आपको ये जो बताए हैं सारे,
ये उठा के यहाँ पे चैलेंजेस लिख देना। और कंजर्वेशन में क्या रोल रहता है, वो तो आप यहाँ से कहीं से भी या फिर बना के भी लिख सकते हो। तो आपने एक चीज़ पढ़ी, अब आपसे एनवायरनमेंट का, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ठीक है, जो ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए है, उन सब में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए। देन उत्तराखंड की पहली योगा पॉलिसी। तो योग नगरी क्या है, ऋषिकेश है। ठीक है, तो प्रमोट करने के लिए योगा बेस्ड एजुकेशन, वेलनेस, टूरिज्म, रिसर्च, ग्लोबल ब्रांडिंग ऑफ स्टेट, होलिस्टिक डेस्टिनेशन, हेल्थ डेस्टिनेशन आपने इंट्रोड्यूस किया। अब आप क्या करना है, आपको आपको प्रमोट करना है उत्तराखंड एज ए ग्लोबल योगा एंड वेलनेस हब। जो ऋषिकेश है उसमें जो ऊपर तपोवन वाला रीजन है, वहां पे आप देखना कभी आप जाओगे तो फॉरेनर्स बहुत रहते हैं। इवन मैं भी फर्स्ट टाइम गया तो मुझे भी लगा कि इतने तो पूरे ऋषिकेश या कहीं पे नहीं है जितने यहाँ पर है। उसका रीजन एक ये है कि यहाँ पे ना लोग योगा सीखने आते हैं, कुछ मेडिटेशन करने भी आते हैं, ज्यादातर लोग योग सीखने आते हैं। और उसके बाद यहाँ से वो सर्टिफिकेट लेते हैं। उस सर्टिफिकेट को वो अपनी होम कंट्री लेके जाते हैं, लगाते हैं और योगा की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और उससे वो जो जिम ट्रेनर है, एक स्टडी थी उसमें बताया गया था कि जो वहाँ के जिम ट्रेनर उनसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल योगा टीचर भी आप बन जाते हो। जैसे बॉलीवुड आप देख लीजिए या फिर बड़े एक्ट्रेस, कोई बिजनेसमैन है, वहाँ पे अगर आप उनको पर्सनल योगा कराते हो तो वो बहुत हैवी फीस आपको पे करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी एक एजुकेशन बोल लीजिए, योग बेस्ड एजुकेशन ये प्रमोट हो रही है और इंडिया का एक तरह से कल्चर भी बाहर जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, विन विन सिचुएशन है हमारे लिए कि यहाँ से लोग बाहर जाएंगे, प्रमोट करेंगे इंडिया को, और यहाँ पे आएंगे तो उसकी कुछ फीस और जो भी है हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है योगा की एजुकेशन को, क्योंकि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उसमें अगर आप थोड़े से और स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो वो और अच्छी हो जाएगी। ट्रेनिंग अच्छी देनी है, सर्टिफिकेशन सही करना है। ये पॉइंट समझ में आया, पहला समझ में आया। बूस्ट करना है योगा एंड आयुर्वेदा बेस्ड टूरिज्म, जैसे ऋषिकेश में, हरिद्वार में, उत्तरकाशी में, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है योगा इनटू स्कूल, यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। एनकरेज करना है स्टार्टअप को और एम्प्लॉयमेंट बनाना है। ठीक है, तो पॉलिसी में ऐसा नहीं है, आप आराम से एक बार समझ के अगर इसको पढ़ोगे एक एक पॉइंट को, तो आप आराम से उस पर याद रख लोगे, रिटेन भी आपको रहेगा। की फीचर्स में क्या है, योगा टूरिज्म सर्किट, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रियाग, गंगोत्री, एक सर्किट बनाई जाएगी यहाँ पे। उत्तराखंड योगा बोर्ड ये रेगुलेट करेगा। वेलनेस सेंटर बनाएंगे, कुछ योगा रिट्रीट, स्कूल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करेंगे। ग्लोबल योगा फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो एक तरह से ये प्रमोशन वाला पार्ट है कि आप प्रमोट कर रहे हो कैसे, आप योगा टूरिस्ट सर्किट बना रहे हो, ठीक है, बोर्ड बना रहे हो रेगुलेट करने के लिए, स्कूल यूनिवर्सिटीज में प्रमोट कर रहे हो, फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करके आप प्रमोट कर रहे हो। तो प्रमोट, दूसरा है पैसा, आप पैसे की व्यवस्था कर रहे हो, जीएसटी में सब्सिडी दे रहे हो, लैंड सपोर्ट देते हो, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हो। तो प्रमोट, पैसा और इसके प्रॉफिट या बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट आप लिख सकते हो। बस यही पॉलिसी है। चैलेंजेस, तो ओवर कॉमर्शलाइजेशन, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ चैलेंज है नहीं वैसे। नीड फॉर हाई क्वालिटी सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप है, और जो टूरिज्म एक्सपेंशन है उसको हमें बैलेंस करना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया। अब एक फेस्टिवल और है, बग बाल जिसको बोलते हैं, इकास, इसको इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है, इसको भी मैं 5 स्टार रेट दे रहा हूँ। करना क्या है आपको, इस फेस्टिवल पे इस बार अभी 1-2 महीने पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड हुए हैं यूट्यूब पे। ठीक, आपने वही 5-6 मिनट का वही एक वीडियो देखो और उसके बाद इसको आपने पढ़ना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस इसको देखा आपने, वीडियो देखा, उसके बाद इसको पढ़ना है। जो भी पूछा जाएगा आप बिलीव रखना आराम से लिख पाओगे और रिटेन भी कर पाओगे। बोल के मैं आपको इसमें कितना भी समझाऊं वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर रिटेंशन में आपको दिक्कत आएगी। तो आप इसको अभी इस काम को निपटाओ, चाहे 10 मिनट की वीडियो देखो, इसको खत्म करो।
ठीक है। नेक्स्ट है मल्ला महल, लोकेटेड इन अल्मोड़ा, हिस्टोरिक लाल बाजार एरिया, इंपॉर्टेंट कत्यूरी चंद पीरियड हेरिटेज स्ट्रक्चर। तो ये एक न्यूज़ में था, तो मुझे लगा कि काम आ जाएगा आपके, हो सकता है यहाँ से पूछ ले। ठीक। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सर्व्ड एज अ रेजिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ चंद डायनेस्टी ऑफिशियल। ये डिस्प्ले करता है यूनिक कुमाऊनी वुडन आर्किटेक्चर को, पार्ट रहा है अल्मोड़ा का 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ठीक। अब इसको आप प्रिजर्व करने के क्या फ़ायदे हैं कि अल्मोड़ा की जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है वो प्रिजर्व होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। वहाँ की जो एक तरह से ट्रेडिशन है, कुमाऊनी आर्ट फॉर्म ये सब है, वो रिवाइव होंगी और जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी थोड़ी-सी बढ़ती है। अब इसके चैलेंजेस आप अगर पूछ सकता है आपसे, या फिर नहीं भी पूछे, अगर पूरा पूछ रहा है आपसे कि मल्ला आर्किटेक्चर के बारे में आपने बताना है, तो इंट्रोड्यूस करके कुछ इसके बारे में आपने लिखा, देन आप चैलेंजेस में 1-2 चैलेंज भी मेंशन कर सकते हो कि मेंटेनिंग ओरिजिनल आर्किटेक्चर स्टाइल, ये एक चैलेंज है। इसको रिस्टोर करना काफ़ी कॉस्ट लगती है उसमें, और यहाँ पे अर्बन क्राउडिंग, अब क्राउडिंग तो रहेगी, तो उसके टाइम पे आप उसको कंजर्वेशन एफर्ट लगाना वो थोड़ा-सा चैलेंज है। ठीक है? तो ये आपके करंट अफेयर के थे। ये पार्ट ए है। आप अपनी जो आपको मैंने टॉपिक की पीडीएफ सेंड की है, उसमें देखना, ये उसका पूरा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में भी आपके 8 से 10 टॉपिक हैं। वो भी एक ऐसी वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको। तो आपका उत्तराखंड 5th 6th पेपर, उसकी इकोनॉमी की पीडीएफ आपके पास चली गई है। उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है? ये अपना पूरा यहाँ से होता है। अब हम देखेंगे जीएस 3 और जीएस 2, ठीक? उसके बाद अपना पूरा सिलेबस। चलिए, करंट अफेयर आपका जो नेशनल में आप डरते हो ना कि नेशनल करंट अफेयर क्या है, तो वो जीएस 3 में सबसे ज़्यादा पूछता है। उसको मैं उसी में कवर करता हूँ अभी, ठीक है? जीएस 2 में 1-2 एक्ट पूछ सकता है, उसको एक बार देख लेंगे, दैट्स इट। करंट अफेयर इनमें नेशनल जैसा ऐसा नहीं है। जीएस 3 में है, इसमें आपसे खूब अच्छे से पूछता है, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।